20 तारीख में जो माहौल था दिल्ली में और 20 जुलाई को और जंतर मंतर पर उसको ना भांप पाता और गलती से मैंने निर्णय ले लिया होता कि भाई छात्रों को और तथाकथित जैन जी को सबक सिखा दिया जाए उनकी अपनी भाषा में। और सबक सिखाने के लिए पैलेट गन भी चलवा दी होती मैंने कीलों वाले डंडे भी चलवा दिए होते, मैंने लाठियां भी पड़वाई होती, छात्रों को घायल भी करवाया होता और स्त्रियों के साथ में छात्राओं के साथ में बदसलूकी भी करवाई होती। इसके बाद में फंस जाता और विपक्ष हमसे इसी तरह की मांग करता, तो मैं क्या करता? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आशुतोष जी कि अमित शाह ये तो कह ही सकते हैं कि भाई हमसे आकलन में गलती हो गई, कुछ त्रुटि हो गई आकलन में, इसलिए ये हो गई, मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। खेद व्यक्त करने से उन्हें कौन रोक सकता है? और खेद व्यक्त करने का मतलब हमेशा नहीं होता है कि हमसे एक गलती हो गई तो हम उसके लिए इस्तीफा दें। विपक्ष इस्तीफा मांगता रह सकता है, लेकिन अगर गृह मंत्री आकर खेद व्यक्त करे और कहे भाई ये गलती हमसे हो गई और ये उचित नहीं हुआ, जो छात्रों को संसद की तरफ जाने से रोकने में जितनी शक्ति बल को लगानी चाहिए थी उससे ज्यादा कहीं शक्ति लग गई और हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो लोग दोषी हैं हम उनको सजा भी देंगे, उनको पकड़ेंगे भी और आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्योंकि गृह मंत्री का तो एक कर्तव्य ये भी है ना भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा अधिकारों के ऊपर नहीं कर्तव्यों पर जोर देते हैं। तो गृह मंत्री का कर्तव्य है कि किसी के विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार की भी रक्षा करें, ये भी तो गृह मंत्री का कर्तव्य है। तो हम उस कर्तव्य का आगे भविष्य में पालन करेंगे। इस बार हम नहीं कर पाए पालन, इस बार हमें क्षमा किया जाए, क्षमा शब्द का भी इस्तेमाल करने को खेद, तो इतना तो कह ही सकते हैं वो। इसमें क्या इतना कह के बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सोनरेट कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल वो कह सकते थे, लेकिन अभी एक बात हमें समझना पड़ेगा कि सामान्य राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं है, ये एक वैचारिक पार्टी के नेता और वैचारिक जो विचारधारा होती है उसका एक अहंकार होता है। और उस अहंकार को आपने पहले दिन से देखा होगा कि जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि ये तो दहशतगर्दों की भी टीम है, उसी पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबी कहते हैं कि ये तो दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं और ये तो वायरस हैं। उसी पार्टी के नेता कंगना रनावत ये कहती है कि ये तो जैन गटर हैं। रमेश बिधूड़ी कहते हैं कि दरअसल ये लोग तो पंचर और बनाने वाले लोग हैं। उसी विचारधारा के एक व्यक्ति केरल से आते हैं जो कहते हैं मैं होता तो मैं तो गोली चलवा देता 3 बार वार्निंग देने के बाद, और यहाँ जो औरतें आई हैं दरअसल वो तो बलात्कार करवाने के लिए आई हैं। इस तरीके के मतलब आप सोच सकते हैं ये सोच क्या है। और उसी विचारधारा के सह सरकार्यवाह अतुल लिमय कहते हैं ये तो एंटी सोशल, एंटी नेशनल और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सारे सेंटेंसेस एक जैसे क्यों दिखाई पड़ते हैं? और फिर जब उस क्रिया आप सड़क के ऊपर देखते हैं तो उसमें ये कोई सोच सकता है कि इस देश के अंदर पैलेट गन कश्मीर के बाहर चले, लाठियां हो उसमें कील लगी हो, इलेक्ट्रिक शेल्स का इस्तेमाल हो, जो पुरुष पुलिस वाले हैं वो महिला बच्चियों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और ये सब कैमरे के ऊपर है। ये क्यों है? इसमें एकमात्र अपवाद आपको कौन दिखाई पड़ते हैं? मोहन भागवत, जो आके खुलकर कहते हैं कि दरअसल ये एंटी नेशनल नहीं है, हमसे ज्यादा ईमानदार हैं। और नेता वो नहीं होता है जो सामने खड़ा होता है, भाषण देता है, उपदेश देता है, चुनाव जीतता है। नेता वो होता है जो पीछे से होता है। तो मोहन भागवत अकेले अपवाद इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो विचारधारा का गुरूर और अहंकार है, दरअसल वो इनको लोगों के सामने आकर अपनी गलती मानने से रोक रहा है। ये अनायास नहीं है कि सिर्फ गृह मंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी सदन से गायब है। प्रधानमंत्री कम से कम ये आदेश तो गृह मंत्री को दे सकते थे कि भाई आप जाइए सदन का सामना करिए और 2 लाइन में ये बोल दीजिए कि भाई हम छात्रों की भावनाओं को समझते हैं और अगर कहीं कोई कड़ाई हुई है तो उस कड़ाई की जांच करेंगे, अगर कोई दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इतना बयान देने में किसी की हेठी नहीं होती, ना किसी की ईगो हर्ट होती। लेकिन जब आप विचारधारा में इतने अहंकार दग्ध हो जाए तब फिर ये सारी स्थितियां पैदा होती हैं। अब चूंकि मैं तो ये नहीं मानता कि अमित शाह कोई बहुत मूर्ख आदमी है, वो बहुत ही समझदार आदमी है, राजनीति के बड़े चतुर खिलाड़ी हैं। और पिछले 25 साल से वो लगातार गृह मंत्रालय, कुछ सालों को अगर आप छोड़ दीजिए तो कम से कम गृह मंत्रालय और सरकार चलाने का कौशल उनके पास है। तो वो जानते हैं कि ये जो घटना हुई है ये घटना बड़ी है, राजनीतिक तौर पर उनको नुकसान होगा, लेकिन व्यक्तिगत अहंकार और विचारधारा का अहंकार उनको ये कहने से रोक रहा, या सरकार के स्तर पर उनको ये संदेश होगा कि आपको अपनी गलती नहीं माननी है। अगर गलती मानेंगे तो फिर ये दिक्कत पैदा हो जाएगी हमारे लिए।
फिर तो हमें क्योंकि अगर वो गलती मानेंगे तो राहुल गांधी ने जो 3 शर्तें लगा रखी वो क्या है? पहली शर्त क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके माफी मांगे। दूसरी शर्त क्या है? कि अमित शाह आके गलती माने। तीसरी शर्त जो चढ़ावा चोरी को लेकर है। तो अगर अमित शाह ने अपनी गलती मान ली तो इसका मतलब उनको या तो माफी मांगनी पड़ेगी, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर अमित शाह ने अपनी गलती मान ली तो फिर जो अभी जहां पे आके मामला रुका हुआ, अमित शाह पे रुका हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के पास, वो सीधे फिर प्रधानमंत्री के पास जाएगा। तो इसमें बहुत गड्ढमड्ढ है। मेरा मानना यह है कि 20 तारीख को ये लाठीचार्ज हुआ था, अगर उसी दिन या अगले दिन अगर गृह मंत्री आते, स्वतः संसद के अंदर अपना बयान देते और देने के बाद ये इतना बड़ा टिटिम्मा खड़ा ही नहीं होता और उनको राजनीतिक तौर पर जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान भी नहीं होता। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि बहुत चालाकी करने पे आदमी उस तरीके की मूर्खताएं करता है जो आप किसी व्यक्ति से उम्मीद नहीं करते। दरअसल उनके साथ ये हुआ। तो मेरा कहना यह कि जो व्यक्तिगत गलतियां हुई वो तो हुई हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल उस विचारधारा का भी है जो दरअसल पूरी तरीके से अहंकार में डूबा हुआ है और जिसको मोहन भागवत कहीं ना कहीं थोड़ा सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि विचारधारात्मक लोगों में एक तरह की हेकड़ी आ जाती है। जो उनकी विचारधारा से संबंधित लोग नहीं होते हैं, उससे जुड़े हुए लोग नहीं होते हैं, उनको वो नीची निगाह से देखने लगते हैं और उन्हें कमतर मानने की प्रवृत्ति उनके अंदर होती है। मैं खुद भी बहुत दिनों तक आइडियोलॉजिकल रह चुका हूँ और बहुत कड़ा आइडियोलॉजिकल रह चुका हूँ। लोगों से झगड़े-वगड़े भी किया करता था अपनी आइडियोलॉजी को लेके। लेकिन ये बात आपका जो अवलोकन है, ये बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इन सबका विचारधारात्मक पितामह है, उसकी तरफ से इन लोगों के सामने इस मसले से निपटने के लिए 2 तरह की भाषा के मॉडल रखे गए हैं। जिनका दोनों का आपने जिक्र किया। एक मॉडल अतुल लिमई की तरफ से आता है या टीजी मोहनदास की तरफ से आता है, वो एक मॉडल है। दूसरा मॉडल जो है वो मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की तरफ से आता है, जिसमें लल्लू चप्पू है, जिसके अंदर पोटने फुसलाने, आप अच्छे हैं, आइए चलिए बात करें वगैरह वगैरह, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप बुद्धिमान भी हैं, आप तो हमारी पीढ़ी से भी ज्यादा काबिल हैं, इस प्रकार की बातें करके इस सबको करने की जरूरत है। तो यहां पे दिखाई पड़ता है मोदी और मोहन भागवत का मॉडल दिखाई पड़ता है कि ये लोग मौजूदा परिस्थिति को, जिसमें राजनीतिक गर्मी बहुत है, उसको ठंडा करना चाहते हैं और उसके पीछे उनका एक बड़ा डर है, बहुत बड़ा। वो डर क्या है? डर ये है, आज मैं अल जजीरा का एक लेख पढ़ रहा था जिसमें उसने 4-5 लड़कियां और 1-2 लड़कों के बारे में कहा है। वो सब कह रहे हैं कि हमारे माता पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, सब दिल्ली से बाहर के हैं और संघ की विचारधारा के अनुयायी हैं, भाजपा के वोटर हैं और अब हम आए हैं दिल्ली, अब हम कोशिश करेंगे कि घर वापस न जाएं। इन सब लोगों ने 20 तारीख को उस आंदोलन में भाग लिया था, चोटें भी खाई, सब कुछ है। अच्छा, अब उसको पढ़ के क्या लगता है? उसको पढ़ के ये लगता है कि जो बच्चे आए थे वहां पर, उसकी 3 कैटेगरी थी। ये मैंने बनाई है 3 कैटेगरीज, 3 उनकी श्रेणियां थी। एक श्रेणी तो ये थी जिनके माँ बाप भाजपा के स्थायी वोटर हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं, शाखा वगैरह में जाते हैं। एक तो ये थी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी उनकी ये थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, लेकिन ऐसे कोई विचारधारात्मक रूप से प्रशिक्षित नहीं है, विचारधारा में दीक्षित नहीं है। भाजपा के बहुत से वोटर हैं, सारे के सारे जो संघ के स्वयंसेवक होते नहीं है, मतलब जो है तो उनकी संख्या तो कम ही होती है। एक ऐसे लोग हैं। तीसरी कैटेगरी उनकी है जो कि आमतौर पर स्वतंत्र और उदार चिंतन के हैं, जिनके घर वाले उनके भी बेटे बेटियां थे। ये 3 कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी के लोगों का तो मैंने आपके सामने जिक्र किया। जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, यानी पहली कैटेगरी के लोग, उनके माँ बाप तो भक्त हैं, भक्त मंडली में जाते हैं। जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, वो उनके वोटर हैं भाजपा के। भाजपा को डर है कि उनके बेटों बेटियों के साथ जो सलूक किया गया है, वो कहीं उनके माँ बाप को भी हमारे खिलाफ न कर दे, क्योंकि उनके माँ बाप भी अगर उनके खिलाफ हो गए तो इनके पास बहुत ज्यादा वोट तो है नहीं, ये तो कगार पर खड़े हुए हैं। जरा से फिसले कि ये अल्पमत में चले जाएंगे और काफी अभी भी अल्पमत में थे और भी ज्यादा अल्पमत में चले जाएंगे, 100 के करीब सीटें आ जाएंगी इनकी। ये बहुत बड़ा डर है। ये लल्लो चप्पो देख रहे हैं मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की तरफ से
कि रात में लीरें निकालते हैं कि हम आपको माफ करते हैं वगैरह, अपने अपने हमदर्दी जताने का अपना अपना तरीका है। तो ये बहुत बड़ा डर है। आप याद कीजिए, भाजपा ने एक पोस्टर भी निकाल रखा है जिसके अंदर माँ बाप, किसी बच्चे के माँ बाप कह रहे हैं कि मेरा बेटा भी जेनजी है लेकिन हम उसको गुमराह रास्ते पे नहीं भेजते हैं, मतलब। तो ये एक बहुत बड़ा डर है और इस डर की वजह से लल्लू चप्पू हो रही है। तो अमित शाह तो राजनीति के खिलाड़ी हैं, उन्हें इस डर को समझना चाहिए। जी। नहीं नहीं, वो इस डर को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो इस हम्म, डर को नहीं समझ रहे, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आप हम्म, एक मौलिक गलती कर चुके हैं। हम्म, अब मौलिक गलती करने के बाद वो भूल सुधार का रास्ता खोज रहे। दो देखिए, दो मौके आए हैं। हम्म, और इससे लगता है कि जो बेचैनी है और जो उनके चेहरे पर आज साफ दिखाई पड़ रही, तो बहुत स्पष्ट है। आपको याद हम्म, होगा पिछले हफ्ते जब राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने ये कहा था कि भाई संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया जाके गृह मंत्री जी को विपक्ष की भावनाओं से अवगत करा दीजिए। अवगत कराई, बिल्कुल। तो मैंने इस बात को कंफर्म किया कि ये बात दरअसल सीपी राधाकृष्णन ने अपने स्तर पर नहीं कही थी। ये बात उनके मुंह से कहलवाई गई थी ताकि एक एग्जिट रूट मिले और विपक्ष को इस बात का एहसास हो जाए कि चलिए उनकी बात राज्य चेयरमैन साहब ने पहुंचा दी है, तो अब मामला बीच का निकलेगा। वो एक एग्जिट रूट था। और उसके बाद आपको ध्यान होगा कि ये जो किरण रिजिजू ने सदन में उन्होंने आके बयान दिया कि भाई गृह मंत्री जो है वो बात करने के लिए तैयार है, वो अपनी बात को रखने के लिए तैयार है, लेकिन सदन में हंगामा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए अजीब इत्तेफाक की बात है कि ये उसी दिन ये बात की गई सोमवार को 1 बजे के आसपास, जब झारखंड के यहाँ लाठीचार्ज हुआ। यानी एक फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई कि भाई आप मुझ पर कैसे लाठीचार्ज का आरोप लगा सकते हैं। अगर झारखंड में लाठीचार्ज हुआ, अगर वो दोषी तो मैं भी दोषी हूं। तो ऐसी स्थितियां पैदा, लेकिन जो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ बहुत बड़ा लोचा है। लोचा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जो हमारी और आपकी समझ में नहीं आ रहा है। और आप भी मालूम है कि सरकार के अंदर कोई भी मंत्री इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपने फैसले स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकता है। क्योंकि जो मैंने पहले कहा कि जब मामला धर्मेंद्र प्रधान से आके अमित शाह पे अटक गया हो, तो अगर अमित शाह कल अगर अपनी गलती मान लेंगे तो फिर वो सीधे प्रधानमंत्री पर वो हमला जाएगा। तो मोहन भागवत की बातों को मैं गंभीरता से इसलिए लेता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत की बातों में एक कंसिस्टेंसी है। वो 2018 से लगातार सरकार को, नरेंद्र मोदी को, आरएसएस और दूसरे लीडरशिप को लगातार वो अलर्ट कर रहे हैं कि भाई जो रास्ता आपने अख्तियार किया, जिस गति से आप भाग रहे हैं, उस रास्ते में थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है, अन्यथा आगे हादसा होगा। क्योंकि देखिए आरएसएस का जो प्रमुख है वो अपनी विचारधारा के उलट तो बात नहीं कहेगा। और मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि वो जो विचारधारा का कोर है उसमें वो कोई परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि विचारधारा में कभी कभी हमको टैक्टिकल रिट्रीट करनी पड़ती है, हमको एक कदम पीछे करना पड़ता है। क्योंकि आगे अगर ऐसी स्थितियां पैदा हो जाए जिसकी वजह से विचारधारा को नुकसान हो, जो आपका यूटोपिया है उसको नुकसान हो, जो आपका लक्ष्य है उसको नुकसान हो, तो आप एक कदम पीछे करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा मॉब लिंचिंग की खबरें आने लगी, तब मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। जब संभल का मामला हुआ तो उन्होंने क्या कहा, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना? उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा सबका डीएनए एक है। फिर 2024 के चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि भाई स्वयंसेवक में अहंकार नहीं होता, कुछ लोग अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। तो ये सारे बयान और साथ ही साथ आपने देखा कि वो जो मुसलमानों के बड़े नेता हैं उनसे वो आउटरीच करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो वो उस खतरे को समझ रहे हैं जो एक किसी कंपनी का चेयरमैन दूर से बैठ के जब देखता है तो उसको समझ में आता है, लेकिन सीईओ को वो बात समझ में नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह को जो फैसला करना है या मोदी सरकार को जो फैसला करना है वो पॉलिटिकल फैसला करना है, लेकिन मोहन भागवत को जो फैसला करना है वो अगले 25 साल की योजना के तहत फैसला करना है। वो ये नहीं चाहते कि गलत रास्ते पर चलते हुए या अगर उससे बदलाव न करते हुए कहीं बड़ा नुकसान हो जाए। दिक्कत क्या हो गई है कि नरेंद्र मोदी ने ये तो आउटरीच करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जब असर नहीं हुआ तो अब वो समझ गए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उसके बाद अमित शाह का फंसना, तो इसका मतलब ये कि इसके जाने के बाद मेरा नंबर आएगा। अब क्या अमित शाह को हटाने के तैयार हैं और क्या अपने को निशाने पर लाने को तैयार हैं? क्योंकि आपने दोनों बार देखा कि जब किरण रिजिजू ने जब वो बयान दिया कि संसद में आके बयान देने को तैयार हैं, तो उसी परसों ही शाम को आपने देखा होगा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया भाई हमें इनके भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या उन्होंने आदेश दिया? अगर दिया तो अपराधी हैं, इस्तीफा दें, अगर नहीं दिया तो फिर वो नाकारे हैं। ये सवाल आज भी स्टैंड करता, आज भी राहुल गांधी ने यही बात आके कही।
तो वो विपक्ष भी इस बात को समझ गया, विपक्ष को भी एक खून तो लगी गया है, कम से कम कुछ समझ गया है कि ये मौका है जब हम अमित शाह और नरेंद्र मोदी को गुरूर को तोड़ सकते हैं, सरकार को लगातार कमजोर दिखा सकते हैं। तो अब मेरा मानना यह है कि इसमें अब जितना नुकसान होना था नुकसान हो चुका है। अच्छा, इसमें एक और बात हो सकती है जी, मतलब मैं कयास लगा रहा हूं, एक और बात हो सकती है, वो ये हो सकती है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के बाद जब पहली बार मुंह खोला तो उससे साफ हो गया कि उन्होंने जब इस्तीफा दिया उससे कई दिन पहले नरेंद्र मोदी जाके कह दिया था कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो नरेंद्र मोदी ने उनसे ये कहा होगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस्तीफा देने तैयार हैं, लेकिन अभी आप होल्ड कीजिए उसको, अभी आप रोकिए, अभी बातचीत चल रही है, हम लोग अपनी कोशिशें जारी किए हुए हैं। अच्छा, फिर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद में अमित शाह इस पूरे चक्कर में फंस गए बुरी तरीके से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह के ऊपर भी इस्तीफे का दबाव है। मतलब सरकार को नुकसान ना हो, पूरे प्रोजेक्ट को नुकसान ना हो, क्यों पूरा प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, सरकार तो एक व्यक्ति से बहुत बड़ी है, सत्ता हाथ से चली गई तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा, जितनी भी बल्ले बल्ले हो रही है सब खत्म हो जाएगी। एक कोने में दुम दबाए लोग पड़े होंगे और जिस डंडे से लोगों को पीट रहे थे उसी डंडे से बीच बीच में इनकी पिटाइयां भी होंगी, बचाएगा तो ही ना कोई इनमें, राजनीति में कोई किसी को छोड़ता तो ही ना है। तो वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी इस्तीफे का दबाव है, जो बहुत ही साइलेंट तरीके से अमित शाह के मानस पर, उनका रणनीतिक मानस इस चक्कर में इस दबाव से मुरझा गया है। और वो सोच रहे होंगे कि ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे जब मेरे ऊपर इस्तीफे का दबाव होगा कि मैं भी तो इस सरकार को बनाने वाले बिल्डर ऑफ दिस गवर्नमेंट, मतलब बिल्डर ऑफ द काइंड ऑफ हिंदुत्व दे हैव दीस डेज हैं, मैं भी हूं, मतलब जो है, और मेरे ऊपर भी इस्तीफे का एक दबाव, कहीं ना कहीं से अमित शाह को ये एहसास हो रहा होगा कि भाई ये भी हो सकता है कि शायद देखो तुम्हें भी इस्तीफा देना पड़े। ये इसकी भी संभावना बहुत है। नहीं, मैं इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि अब हमारे आपके पास कोई जानकारी उस तरीके से है नहीं, हाँ इसलिए हाँ। हम सिर्फ इस बारे में एक अटकल लगा सकते हैं। देखिए, जो कुछ घटनाक्रम पिछले 1.5-2 महीनों तो में आशुतोष एक बात और बीच में जोड़ दूं, एक बात भी जोड़ जी दूं, प्लीज प्लीज। अगर 20 तारीख की घटना से पहले, 20 तारीख के दमन कांड से पहले सरकार भाप जाती और उससे पहले ही मार्च की नौबत आने से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया जाता, तो भाजपा की थोड़ी हेठी होती, लेकिन जो अभी स्थिति है वो नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, काफी नुकसान से बच जाते, मतलब वो एक काफी बुद्धिमानी का कदम होता जिसको करने में ये चूक गए। अब इनके मन में कहीं डर है, कहीं जैसी पंचायत धर्मेंद्र प्रधान को अपदस्थ करने के लिए लगी थी, वैसी ही जुझारू पंचायत कहीं अमित शाह के लिए न लग जाए। धर्मेंद्र प्रधान तो छोटी चीज थे, अमित शाह बड़ी चीज है। अमित शाह के खिलाफ पंचायत लगने का मतलब है पूरी सरकार के खिलाफ पंचायत लगना, उस पूरे रंग रुतबे के खिलाफ पंचायत लगना जो पिछले 12 साल से इन लोगों ने मिलजुल के कायम किया है। तो वो भी इनके मन में डर है। हाँ, अब आप बोलिए। देखिए, कुछ चीजें अप्रत्याशित हुई हैं पिछले 1-1.5-2 महीनों में। अब इसकी वजह से कई अटकलों का बाजार गर्म है। जैसे अगर आप देखें कि अमित शाह के 2 सबसे करीबी विश्वस्त विश्वासपात्र लोग, उनके ऊपर गाज गिरी है। अगर आप देखें, इनके 2 सबसे करीबी लोग कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव। धर्मेंद्र प्रधान को अंत में इस्तीफा देना पड़ा और भूपेंद्र यादव के अपने ही ऑफिस के 2 लोगों को की सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया। उनमें से एक वो शख्स थे जो 30 साल से उनके साथ थे और संघ के आदमी। जी जी जी। इस खबर की चर्चा उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी दरअसल होनी चाहिए कि आखिर अमित शाह का इतना करीबी आदमी, उसके ऑफिस डिपार्टमेंट नहीं, मंत्रालय नहीं, उनके अपने ऑफिस के 2 लोगों की सर्विस टर्मिनेट हुई, क्यों? उसके पहले अगर आपने देखा होगा, दतिया में नरोत्तम मिश्रा, वो भी अमित शाह के करीबी माने जाते थे, उनका भी टिकट कटा वहां पे। उन्होंने काफी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, पार्टी चुनाव भी हार गई, लेकिन टिकट वापस नहीं। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो बांकीपुर में जिस तरीके से पार्टी प्रेसिडेंट की विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। ये चारों चीजें ऐसी हैं जिनमें 3 चीज तो बहुत स्पष्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और भूपेंद्र यादव के यहाँ से उनके अधिकारियों का टर्मिनेशन और दतिया, ये वो चीजें जो अमित शाह को डैमेज करती हैं।
और जो बांकीपुर का मामला है वो दरअसल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डैमेज करता है कि भाई आपने ऐसे आदमी को पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव जीत नहीं सकता है, और वहां एक नया आदमी आता है और उसको ढकेल के हरा देता है। और क्या बुरी तरह हराता है। क्या भारतीय जनता पार्टी आज से कुछ समय पहले, बंगाल चुनाव के पहले, आप सोच सकते थे या बाद में सोच सकते थे कि अपनी पार्टी अध्यक्ष का चुनाव की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हार जाए? क्या ये सोच सकता था? और वो भी तब जबकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बीजेपी का वोट शेयर जहां वो कंसिस्टेंटली 60% पा रही थी, वहां से घट के 38% यानी 28% का ड्रॉप। जो बीजेपी महाराष्ट्र, बंगाल को इतने बड़े पैमाने पर जीत लेती है, वह बांकीपुर नहीं जीत पाती या दतिया नहीं जीत पाती। तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अंदर। अब वो क्या गड़बड़ है, किस स्तर पर गड़बड़ है, उस संदर्भ में अगर आप अमित शाह के ऊपर जो दबाव इस वक्त बन रहा है कि भाई राहुल गांधी तो सीधे कह रहे अमित शाह इस्तीफा दे, ही शुड रिजाइन। तो अगर अमित शाह इस्तीफा दे, ये मांग अगर तेज होती जा रही, विपक्ष लगातार इसको आगे बढ़ाता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अमित शाह तो वल्नरेबल दिखाई पड़ रहे हैं। और अमित शाह की चिंता ये नहीं कि मैं यहां तक पहुंच गया तो भाई अब आपने जितना यश कमाना था वो तो कमा लिया आपने, भाई आप, अमित शाह का नाम तो इतिहास से वापस नहीं जाने वाला। लेकिन उनको लगता है जब मैं इतने करीब पहुंच चुका हूं, सिर्फ कदम दूर हूं देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेता बन, ऐसे समय में अगर मेरे ऊपर ये दाग लगता है, ये जो चिंता है, जो भविष्य की राजनीति की चिंता है, भविष्य में जो पाना था उसकी जो चिंता है, उसका बोझ इस वक्त मैं सीधे तौर पर अमित शाह के चेहरे पर देख रहा हूं। उनके झुके हुए कंधे इस बात का गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक चौसर उन्होंने खेलने की कोशिश की थी और उनको ये लग रहा था कि आगे का रास्ता उनके लिए बहुत आसान है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो सकते हैं। वहां पे अगर दिक्कत पैदा आने लगे, वहां पे अगर स्टिप रैम्बलर्स आ जाएं या स्पीड ब्रेकर आ जाएं या उनको ये लगे कि उनका वो सपना टूट सकता है, तो फिर आप समझ सकते हैं। अब इन सब चीजों को आप कैसे एक जगह संभाल के रखेंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इस वक्त अमित शाह की एक चिंता और होगी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अगर तीसरी बार कहीं योगी आदित्यनाथ जीत गए तो भी एक दिक्कत पैदा होगी उनके लिए। और आपको याद होगा पिछले 2 महीने पहले एक खबर अखबार में नहीं लेकिन सोशल मीडिया पे खबर बड़ी तेजी से चली थी, छोटे छोटे अखबारों में आई भी थी कि भाई अमित शाह को अगले मंत्रिमंडल विस्तार में उप प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। तो उप प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले ही ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मैं ही नंबर 2 हूं, मैं ही उनका उत्तराधिकारी हूं नरेंद्र मोदी जी के बाद। और अब आप इन सब चीजों को जोड़ के देखिए तो इस पूरे खेल में जिस एक आदमी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वह अमित शाह। नरेंद्र मोदी को तो जितना यश कमाना था तो कमा लिया उन्होंने, 3 बार के प्रधानमंत्री बन गए, 3 बार के मुख्यमंत्री बन गए, इतिहास में हमेशा उनका नाम याद रखा जाएगा और उसकी विवेचना होगी। लेकिन अगर किसी के भविष्य का शिराजा अगर बिखर रहा हो तो आप समझ सकते हैं। इसलिए अब जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, ये स्थितियां दरअसल अमित शाह को व्यक्तिगत तौर पर बहुत नुकसान कर रही हैं, राजनीतिक तौर पर जो करेंगी वो तो कर ही रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। ये अंत में जिस तरह से आपने निष्कर्ष निकाला है वो बहुत ही सुंदर निष्कर्ष है, और मेरा मानना है कि वो जो राजनीतिक हकीकत है उसके काफी नजदीक है। अब हम लोगों के पास दस्तावेजी प्रमाण तो होते नहीं है, इसीलिए हम लोग विश्लेषक हैं जी, हम लोग विश्लेषक हैं, हम लोग सबूत पेश करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग विश्लेषक हैं। इसलिए काफी मुझे लगता है कि ये चीज जो आपने कही है, ये इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है और उसके 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 भीतर ये हकीकत के काफी करीब है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर चर्चा के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।